Very good day to everyone. This is Ankita Arora from StudyMade Easy. तो अभी तक हमने क्या कवर कर लिया? सेक्शन नंबर 7 ऑलमोस्ट डन है। आज हमारा सेक्शन नंबर 7 कंप्लीट भी हो जाएगा। We have spent at least 4 days to the section number 7 की definition क्योंकि आप समझो कि when the taxable event under GST is supply तो इट वाज जस्ट अ वर्ड दैट इज सप्लाई बट सप्लाई का मीनिंग इतना छोटा नहीं था उसकी एक पूरी डेफिनेशन थी एंड डेफिनेशन इनकॉर्पोरेट्स मेनी डेफिनेशन इन इटसेल्फ दैट वाज गुड्स की डेफिनेशन सर्विस कंसिडरेशन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन एंड लॉट्स ऑफ प्रोबेबिलिटीज वर देयर अब जब हम कहाँ पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पे आ चुके हैं तो आज मुझे आपको क्या कवर करवाना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर अप शेड्यूल नंबर 2 जो बहुत ही इजी है हम शेड्यूल नंबर 2 का कवरेज देखेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग शेड्यूल नंबर 2 हम टाइप्स ऑफ सप्लाई देखेंगे अब जैसे ही मेरा शेड्यूल नंबर 2 कंप्लीट होता है सप्लाई कंप्लीट होता है फिर आता है मेरे पास क्लैरिफिकेशंस की लिस्ट आती है फिर मुझे आपके साथ कंप्लीशन में लेने होंगे सारे क्लैरिफिकेशन ये 3 चीज़ों को कितना टाइम लगेगा मैम? आज हमारा शेड्यूल 2 कंप्लीट होगा। आज हमारे टाइप्स ऑफ सप्लाई भी कंप्लीट हो जाएँगे। कल हम लेंगे क्लैरिफिकेशन जो 40 टू 45 मिनट्स के रहने वाले हैं और फिर उसके बाद मैं आपको बहुत सारी केस स्टडी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ जिसमें आपको आंसर सोचते जाना होगा एंड आई विल बी राइटिंग द रीजंस कि ऐसा है तो सप्लाई है तो क्यों नहीं है ये सारी चीज़ें और हम साथ में कोशिश करेंगे कि टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन साथ में सॉल्व हो जाएं कल ओके चलो तो लेट अस स्टार्ट विद दी शेड्यूल नंबर 2 शेड्यूल नंबर 2 जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बताएगा कि कोई चीज सप्लाई ऑफ गुड्स बोलोगे या सप्लाई ऑफ सर्विस ऐसा क्यों हो सकता है कि हमें कभी कंफ्यूजन हो जाए कि कोई चीज सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस जैसे आप समझो कि सिम कार्ड जो होता है द सिम कार्ड दैट यू यूज इन योर मोबाइल फोन अब दिखने को तो वो टेंजिबल चीज़ है, वो गुड्स है। बट आप उसे सिम कार्ड के लिए नहीं खरीदते हो, आप उसे खरीदते हो फॉर द पर्पस ऑफ योर सर्विस। आप उसे किस लिए खरीदते हो? सर्विस के लिए खरीदते हो। तो हम सिम कार्ड ले रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। ऐसी कई चीज़ें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जाती थी और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक जब ऐसे क्वेश्चन्स जाते थे तो ये सॉल्यूशन देना इतनी छोटी-छोटी चीज़ों पे ऑब्वियसली इट वाज़ टाइम कंज्यूमिंग टू। तो फॉर दैट पर्पस इन लोगों ने क्या किया इस बार जीएसटी में ये ज्यादा होता था सेल्स टैक्स वेट वगैरह में लेकिन अब जीएसटी में इन्होंने क्या कर दिया सिंपल सोवर बता दिया है कि सेल ऑफ गुड्स किसको बोलेंगे सेल ऑफ सर्विस किसको बोलेंगे ठीक है मैम जी हाँ, आपने बोला कि वेट वगैरह में होता था सीएसटी में होता था क्योंकि तब सर्विस टैक्स अलग होता था तो आपको समझना होता था कहाँ पे ये सप्लाई ऑफ सर्विस है वहाँ सर्विस टैक्स लगता था कहाँ पे गुड्स है तो वहाँ पे सीएसटी या वेट लगता था ठीक है चलो, अब मैं आती हूँ शेड्यूल नंबर 2 पे। शेड्यूल नंबर 2 में मुझे कुछ और भी साथ में समझाना होगा जो हम बाद में समझेंगे, लेकिन मैं आपको अभी से ही बता देती हूँ कि शेड्यूल नंबर 2 में जो पैराग्राफ नंबर 6 है, उस पैराग्राफ नंबर 6 में आपको मैं मिक्स्ड सप्लाई एंड कंपोजिट सप्लाई के डेफिनेशन को, अंडरस्टैंडिंग को भी देते हुए चलूँगी। ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे भी हमारी एक छोटी-सी लिंकेज ज़रूर रहने वाली है। अब मैंने आपको कहा था कि जैसे ही मैं आपको शेड्यूल 2 जो है, शेड्यूल 2 का क्या दे दूँगी, क्रक्स दे दूँगी, तो शेड्यूल 2 के क्रक्स को सुनते से ही आपको क्या समझ में आ जाएगा, अरे ये सप्लाई ऑफ गुड्स है और ये क्या है सप्लाई ऑफ सर्विस। तो पहले क्या मैं वो क्रक्स लिख लूँ शेड्यूल 2 का, है ना? तो चलो, क्रक्स ऑफ शेड्यूल तो ये रहा मेरा क्रक्स ऑफ शेड्यूल 2 चलो लिखें। व्हेन देयर इज ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। When there is transfer of rights, it is supply of service.
यही चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसको देखते से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब कि जब मैं बोल रही हूँ कि मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपने गुड्स का टाइटल, जब मैं क्या बोल रही हूँ कि आई एम ट्रांसफरिंग द टाइटल ऑफ माय गुड्स, मैं अपने गुड्स के टाइटल को क्या करती हूँ, ट्रांसफ़र करती हूँ। तो व्हेन आई ट्रांसफर द टाइटल, मतलब मेरे पास क्या है, देखो यहाँ पे अभी फिर से मेरे पास क्या है, यस आई हैव दिस वॉच। मैंने क्या कहा, इस वॉच का टाइटल, मतलब आज से अंकिता अरोरा ओनर नहीं है इस वॉच की, इस वॉच के ओनर कौन हो, आप हो जाओगे। क्या मैंने इस वॉच का टाइटल ट्रांसफर कर दिया? यस मैम, आपने क्या किया, इस वॉच का टाइटल ट्रांसफर कर दिया। बट अब मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड केस में इस वॉच के टाइटल को ट्रांसफर नहीं कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, कोई मेरे पास आया, बोला मैम मेरे मेरा है ना इंटरव्यू है और मेरे पास अच्छी वॉच अभी है नहीं है, इनफैक्ट मेरे पास अभी वॉच ही नहीं, मैं घर पे भूल आया। सामने वाले बच्चे ने बोला उसके पास वॉच नहीं है और मेरे पास दिख रहा है उसको कि मेरे पास वॉच रखी हुई है। उसने बोला मैम क्या आप मुझे, मैं 15 दिन के लिए बैंगलोर जा रहा हूँ, बहुत सारे इंटरव्यू वगैरह दूँगा, क्या आप मुझे ये वॉच दे देते हो क्या? मैंने कहा ठीक है, आई ट्रांसफर द यू द राइट, मैं तुम्हें ये हक देती हूँ कि तुम मेरी ये वॉच को क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे ही 15 डेज़ बाद आप वापस आएँगे, आप मुझे ये मेरी वॉच वापस कर देना। क्या मैंने इस वॉच का टाइटल ट्रांसफर किया? नहीं। बट मैंने इस बंदे को, इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को एक राइट ट्रांसफर किया है कि आप मेरी ये वॉच यूज़ कर सकते हो। तो मैंने उससे क्या बोला कि यू कैन यूज़ द वॉच, आई हैव गिवन यू द राइट टू यूज़ द वॉच, पर क्या मैंने उसे टाइटल ट्रांसफर किया? नहीं। तो जब आप सिर्फ कोई हक देते हो, कोई राइट ट्रांसफर करते हो, तो जब हम कहते हैं कि राइट ट्रांसफर हुआ है, हक ट्रांसफर हुआ है, तो मैम वही क्या होता है, सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस। यही क्रक्स है मेरे शेड्यूल नंबर 2 का। अब शेड्यूल नंबर 2 के इस क्रक्स को समझने के लिए हम फिर से चलते हैं किस पे, हम फिर से चलते हैं हमारे पैराग्राफ पे। यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे खुद देखो, आपको ना खुद से ना समझ में चीज़ें आने लग जाएगी। यहाँ क्या लिखा है मैम? ट्रांसफ़र किया हमने टाइटल। तो खुद ही देखो ना, जब आप किसी चीज़ का टाइटल ट्रांसफ़र करते हो तो इट इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स। मैम हमने राइट्स ट्रांसफ़र किए। तो जब आप किसी चीज़ का राइट ट्रांसफ़र करते हो, इसे बोलते हैं मैम सप्लाई ऑफ सर्विस। मैम यहाँ पे भी हमने टाइटल ट्रांसफ़र किया, इट इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है? मैम यहाँ पे क्या है? हम यूज़ करने दे रहे हैं कोई चीज़, जैसे लीज़ पे देना, रेंट पे देना, ये तो खुद ही समझ में आ रहा है ना, यूज़ करने के लिए दे रहे हो। और उससे भी पहले देखो, लैंड एंड बिल्डिंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ होता है, इट इज़ सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज़ नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये चीज़ तो हम कर चुके हैं। फिर चाहे मैम वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कमर्शियल वाली हो, इंडस्ट्रियल हो, रेसिडेंशियल हो, वो कुछ भी हो, लेकिन मैम ये सप्लाई ऑफ सर्विस रहने वाला है। मैम किसी और पर्सन के गुड्स पे आप कोई ट्रीटमेंट करते हो, कोई प्रोसेस करते हो, जैसे मैम क्या हो सकता है? अब जैसे मेरे पास क्या है, ये पॉलिथीन है, मेरा काम ही क्या है, ये पॉली बैग्स वगैरह बनाने का हमारा बिज़नेस है। बट आप देख रहे हो इस पॉली बैग पे ना कुछ व्हाइट व्हाइट कलर से, आई होप आपको दिख रहा होगा, ये व्हाइट व्हाइट प्रिंटिंग है जो इस पॉली बैग के अंदर ही है, दिख रहा है? ठीक है। अब ये काम मेरा नहीं है। मेरे यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है कि ये जो व्हाइट आपको दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट पन्नी के ऊपर लिखा हुआ है, मैंने किसी और को बोला भई ये देखो मैंने पैकिंग मटेरियल बना दिया, इसके ऊपर आप क्या कर दो, ये जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं वो प्रिंट करके दे दो। तो गुड्स मेरे हैं, मेरे गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट होगा, कोई प्रोसेस होगा और उसके बाद ये जो लिखा रहा है, ये क्या है, आपने क्या किया, किसी और के गुड्स पे कोई वर्क करके दिया, तो आप सर्विस दे रहे हो उसको। और अच्छे से समझाओ मैम, और लो लेवल का एग्ज़ाम्पल लेके बताओ। लो लेवल का एग्ज़ाम्पल ये है, मेरे पास क्या है, एक बहुत बढ़िया-सा फैब्रिक है, ठीक है? मेरे गुड्स, मेरा फैब्रिक। मेरे पास बहुत अच्छा-सा क्या है, फैब्रिक है। अब मेरे को उस पे करवानी है एम्ब्रॉयडरी। मैंने बोला किसी को, कोई बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी करता है, मैंने उनको बोला कि प्लीज़ इस पे एम्ब्रॉयडरी करके दे दो। गुड्स मेरे हैं, उस पे कोई ट्रीटमेंट कर रही हैं, मैंने कहा डाई भी करके दे देना, कलर भी करके दे देना उसको। तो जो भी ट्रीटमेंट कर रही हैं, वो जो भी प्रोसेस कर रही है मेरे गुड्स के ऊपर, वो क्या है, वो है सप्लाई ऑफ सर्विस। उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं।
तो इसका मतलब मैम जब भी कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस होता है, आप क्या कर रहे हो? सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो। इसके ऊपर हम अभी वापस आएँगे। ये सिर्फ़ अभी मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रही हूँ शेड्यूल नंबर 2 की। मैम फिर से देखो, ट्रांसफ़र ही कर दिया हमने बिज़नेस एसेट को, जब खुद ही बोल रहे हैं हमने कोई टेंजिबल चीज़ ट्रांसफ़र की, हमने कोई एसेट ट्रांसफ़र ही कर दी है। एसेट ट्रांसफ़र करना तो मैम ट्रांसफ़र करना इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है? बट मैम अगर ये जो गुड्स हैं, इन गुड्स को हमने क्या किया है, किसी और पर्सन को अवेलेबल करवाया है, बट कुछ टेम्पररी टाइम के लिए उसको यूज़ करने के लिए दिया है। ये क्या है, किसी को यूज़ करने के लिए तो दिया है, लेकिन कुछ टेम्पररी टाइम के लिए हमने क्या किया है, हमारे गुड्स को यूज़ करने दिया, मतलब हम उससे वापस ले लेंगे, ठीक है? तो भी मैम ये क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज़, क्योंकि अब मेरे गुड्स कहीं जा नहीं रहे हैं, मेरा क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस ही है। इसको भी मुझे अभी डिटेल में कुछ ना कुछ डिस्कस करना है, तो इसको मैं अभी रीड भी नहीं कर रही हूँ। और क्या है मैम, इमूवेबल प्रॉपर्टी वापस रेंट पे देने की बात चल रही है, तो रेंटिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी अभी भी तो आया था। तो फिर मैम यहाँ पे भी फिर से वही आ रहा है। वहाँ लिखा था लैंड ऑन बिल्डिंग को आपको लीज़ रेंट पे देना है, यहाँ पे भी लिख रहे हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, डिफरेंस क्या है? अलग-अलग क्यों दे के रखा है? इसको भी अभी हम समझेंगे, लेकिन रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज़ ऑलवेज़ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसे हम क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलते हैं। ये तो मैं शुरू से आपको समझाती आ रही हूँ। मैम इसके बाद क्या है, ये है जो मैंने आपको कहा था पैराग्राफ 6 में मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊँगी। तो ये है मेरा पैराग्राफ 6 जिसमें आपको मैं मिक्स्ड सप्लाई क्या होता है, कंपोज़िट सप्लाई क्या होता है, सेक्शन नंबर 8 के अकॉर्डिंग वो मैं आपको समझाऊँगी। तो ये तो अभी सिर्फ़ क्या हुआ, मेरा शेड्यूल नंबर 2 का क्या हुआ, एक ओवरव्यू। आ जाते हैं हम किसके ऊपर, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आते हैं। यहाँ क्या बोलता है कि आपने क्या किया है, ट्रांसफर किया है टाइटल ऑफ द गुड्स। ठीक है, यहाँ खुद लिखा है ना, देखो इसने क्या लिखा है, अगर आप क्या करते हो, गुड्स के टाइटल को ट्रांसफर करते हो तो इसे हम बोलेंगे सप्लाई ऑफ गुड्स। ये तो मैम हमको समझ भी आ गया। जब आपने बोला कि जब भी आप टाइटल ट्रांसफर करते हो गुड्स का, इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। इसमें कुछ और समझने की जरूरत नहीं, जैसे शिवाजी सेल्स रेडीमेड गारमेंट। शिवाजी जी क्या करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स अपने कस्टमर को सेल करते हैं। तो जब शिवाजी अपने रेडीमेड गारमेंट अपने कस्टमर को सेल करते हैं, मैम क्या हो रहा है, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है उन गारमेंट्स का। तो मैम ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब मैं जो आपको समझाने जा रही हूँ, उन चीजों को आप मेरे साथ यहाँ पे समझेंगे, फिर हम कुछ बातें करेंगे। मैम हुआ क्या, मैं यहाँ पे ना चार्ट भी साथ में बनाती जा रही हूँ शेड्यूल का, ठीक है। पैरा 1, मैम क्या है इस पैराग्राफ 1 में, ट्रांसफर ऑफ टाइटल, इमीडिएट, एट फ्यूचर डेट, अनडिवाइडेड शेयर, अनडिवाइडेड शेयर। ये क्या किया मैम आपने, जो यहाँ पे पैराग्राफ में कुछ चीजें दी है कि आपने टाइटल ट्रांसफर करना है, आप राइट्स ट्रांसफर कर रहे हो, जैसे ये अनडिवाइडेड शेयर के लिए कुछ तो दे के रखा है। यहाँ पे फिर से टाइटल दिया और यहाँ देखो लिखा है फ्यूचर डेट। पहले मैं इसको क्या करती हूँ, आपको एक्सप्लेन करती हूँ और फिर आपको ये जेन्युइनली पूरा समझ में आ जाएगा। मैम यहाँ पे लिखा है कि अगर आप क्या करते हो, टाइटल ट्रांसफर करते हो, टाइटल किन चीजों का ट्रांसफर कर रहे हो मैम, किसी भी गुड्स का अगर आप क्या करते हो, टाइटल ट्रांसफर करते हो, चाहे आज करो या फिर क्या करो, फ्यूचर की डेट पे करो, बट ये क्या रहेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स ही रहेगा। तो मैम कोई एक गुड्स ले लो ना आप, ठीक है, तो हमने जैसे वहां पे लिया है हम यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज करो हम खरीदने जा रहे हैं क्या, एक्टिवा। ये हो गई हमारी एक्टिवा। हम क्या करने जा रहे हैं मैम, हम एक्टिवा खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम और तुम कहाँ चले, तुम चले, हम चले कहाँ पे, एक्टिवा के शोरूम पे। जैसे ही मैं एक्टिवा के शोरूम पे जाती हूँ, जैसे ही क्या होता है, मैं एक्टिवा के शोरूम पे जाती हूँ, मैंने देखा क्या शोरूम को,
शोरूम को अच्छे से इधर-उधर नज़र करके देखा और नज़र करके देखा तो मुझे वहीं पे मिल गई एक्टिवा, मुझे जो कलर चाहिए था वो रखा। सामने है, मेरे नज़रों के सामने वो कलर है जो मुझे एक्टिवा का चाहिए। मैंने भैया से पूछा, भैया क्या ये आप अभी मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हो? मैं अभी आपको क्या देती हूँ, 90,000 रुपीज़ या 1 लाख जितने की भी है, मैं अभी आपको कैश पेमेंट कर रही हूँ। क्या ये एक्टिवा आज की आज मुझे मिल सकती है? इमीडिएटली मुझे मिल सकती है? भैया को भी प्रॉब्लम नहीं, भैया बोले, "अरे मैडम ये तो स्टॉक में है हमारे, ये है हमारे पास, सेल के लिए ही है, इमीडिएट सेल के लिए ही है।" तो आज की डेट क्या है? आज की डेट है हमारी 13 जून। हमारी बात किससे हुई? भैया से बात हुई 13 जून को। उन्होंने बोला ले लो ना मैम, कोई दिक्कत नहीं है, आज की आज आप ले लो। तो जैसे ही मैंने उनको बोला कि आप अभी ट्रांसफ़र कर दो, मैंने उनको कैश दिया, जी मैम, कंसिडरेशन आपके पास से चला गया। आपको मैम गुड्स मिल गए, हाँ जी। ये एक पर्सन ने ही किया है, हाँ जी। उनका बिज़नेस था, उन्होंने बिज़नेस ने ही इसको क्या किया है, सप्लाई किया है। तो इसका मतलब मैम, चाहे अब वो एक्टिवा जैसे ही आपने पैसे दिए, आपका टाइटल हो चुका है कि अब अंकिता अरोरा मैम के नाम पे है, वो एक्टिवा उनके लिए ही है। तो इसका मतलब मैम, ये जो शोरूम है, शोरूम ने आपको टाइटल ट्रांसफर कर दिया है और ये टाइटल इमीडिएटली ऑन द स्पॉट आपको ट्रांसफर हो गया है। तो मैम, चाहे ट्रांसफर ऑफ टाइटल इमीडिएट हो, तब भी मैम पता है आप इसको क्या बोलोगे? तब भी आप इसको बोलोगे सप सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई। आर यू गेटिंग? तब भी मैं इसको क्या बोलूँगी? इसको मैं सप्लाई ऑफ गुड्स ही बोलूँगी। ठीक है मैम। बट अब मैम हमारा क्या करते हैं, एग्ज़ाम्पल चेंज करते हैं। अब मैम आप फिर से शोरूम पे गए। हाँ जी, मैं शोरूम पे गई वापस से। अब आपने देखा क्या? बहुत सारी एक्टिवा वहाँ पे रखी हुई थी। बहुत सारी क्या है, शोरूम पे एक्टिवाज़ रखी हुई थी। लेकिन जितनी भी एक्टिवा रखी थी, आपको जो कलर चाहिए था, ऐसे होता है ना बहुत सारी एक साथ ये लोग क्या रखते हैं यहाँ पे, एक्टिवा रखते हैं। ठीक है? तो ये रखी हुई है। आपने देखी सारी एक्टिवा को, देखा, 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 लेकिन आपको जो कलर चाहिए वो नहीं है। मुझे चाहिए मैट ग्रे। मुझे क्या चाहिए, मैट ग्रे कलर, और मैं देख रही हूँ यार यहाँ पे रेड है, मरून मरून कलर है, व्हाइट कलर है, ग्रे कलर है, ब्लैक कलर है, बट मेरे लिए जो मैट ग्रे मुझे चाहिए वही नहीं है यहाँ पे। मैंने भैया को देखा, शोरूम भैया वाले भैया ने मुझे देखा, मैं उनको देख रही हूँ, वो मुझे देख रहे हैं, बोल रहे मैम क्या हो गया, आप क्यों कोई पसंद नहीं कर पा रहे हो एक्टिवा? मैंने कहा भैया देखो, मुझे जो कलर चाहिए वो आपके पास अवेलेबल है नहीं, तो ठीक है अब मैं जाती हूँ। तो बोले अरे मैम ऐसे कैसे जा रही हैं आप एक काम करें, हमको थोड़ा सा एडवांस दे दो, कर दो। याद है मैंने बोला था सप्लाई की डेफिनेशन में क्लॉज ए में मेड और एग्रीड टू बी मेड, तो वो भैया बोल रहे एडवांस दे दो, मतलब वो एग्री करने वाले हैं कि वो मुझे सप्लाई करेंगे आगे चल के। बोली मैम एक काम करो, थोड़ा-सा एडवांस दे दो, आपको जो मेड ग्रे कलर चाहिए हम 15 डेज़ के अंदर आपको वो मेड ग्रे कलर अवेलेबल करवा देंगे। हम क्या करेंगे, विदिन 15 डेज़ क्या करेंगे, वो मेड ग्रे कलर आपको क्या करवा देंगे, अवेलेबल करवा देंगे। तो क्या बोल रहे हैं वो, मैं गई आज, ठीक है, हमारी डेट हमने बोली 13 जून, मुझे ये गुड्स मिलेंगे कब? अवेलेबल कब किए जाएँगे मेरे लिए ये गुड्स? मैम ये गुड्स वो अवेलेबल करवाएँगे आज से 15 डेज़ बाद, तो मैम समझ लो आप ये 30 जून तक आप मान के चलो, मोटा-मोटा ये आपको अवेलेबल करवा देंगे हम गुड्स। तो मैम क्या आप ये बोलना चाहते हो कि अगर फ्यूचर डेट पे भी वो अवेलेबल करवा के सेल कर रहे हैं, क्योंकि सप्लाई की डेफिनिशन का क्लॉज़ ए क्या कहता है, मेड और एग्रीड टू बी मेड। उन्होंने एग्री किया है कि वो मुझे फ्यूचर में अवेलेबल करवा के वो मुझे फ्यूचर में सेल करेंगे, और यहाँ पे बोल रहा है भले ही ये सप्लाई ऑफ टाइटल, ये जो आप ट्रांसफर कर रहे हो ना टाइटल, चाहे वो आज ट्रांसफर हो या फ्यूचर की डेट पे ट्रांसफर हो, ट्रांसफर चाहे आज हो या फिर क्या हो, फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हो, इट इज व्हाट, सप्लाई ऑफ गुड्स। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? डन। अब यहाँ पे कुछ और है, ये कुछ अलग सी बात है, अब इसको देखना है मैम, ये अनडिवाइडेड शेयर में यहाँ पे लिखा है। जब भी आपका क्या होता है, अनडिवाइडेड शेयर होता है और आप क्या कर रहे हो, अनडिवाइडेड शेयर में, ठीक है मैं यहाँ लिख देती हूँ, अनडिवाइडेड शेयर का आप राइट ट्रांसफर करते हैं।
उधर हमने बोला क्या मैम, टाइटल ट्रांसफर हुआ है, और टाइटल ट्रांसफर का मतलब मैं आपको बार-बार अब समझा चुकी हूँ, सप्लाई ऑफ गुड्स। यहाँ बोल रहे हैं मैम किसी गुड्स में ही आप क्या कर रहे हो, अनडिवाइडेड शेयर जो है गुड्स के, किसी ही गुड्स में क्या है, गुड्स के जो अनडिवाइडेड शेयर है, अनडिवाइडेड शेयर ऑफ गुड्स, ऑफ ऑफ गुड्स। तो मैं क्या बोल रही हूँ कि आप क्या कर रहे हो, इन गुड्स के अनडिवाइडेड शेयर को ट्रांसफर कर रहे हो। मैम गुड्स में अनडिवाइडेड शेयर कैसे होता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मेरी फिर से एक स्टोरी सुनो तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा। देखो, हम सब लोग, ठीक है, जितने भी लोग हमारे साथ कैसा है लाइव क्लासेस में है, मैं उन लोग का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। हम सब लोग हैं, 10-15 लोग हैं, चलो आ गए, ये लाइव क्लास के स्टूडेंट्स हो गए, हम 5 हो गए। बहुत अच्छी जम रही थी, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, तुम भी अभी क्या हो, मैं भी अभी स्टूडेंट हूँ, तुम भी अभी क्या हो, स्टूडेंट हो। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि क्या हुआ, हम सब स्टूडेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड्स ले लेते हैं, हम सब फ्रेंड्स हैं, तुम भी सीए कर रहे, मैं भी सीए कर रही, सब सीए 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 सीए, अरे मतलब सब चार्टेड अकाउंटेंसी का कोर्स कर रहे हैं। अब क्या हुआ, हम सबने सोचा यार, अगर हमको प्रॉपर आर्टिकलशिप करनी है, तो बिग 4 में ही करते हैं, ठीक है? हम क्या करते हैं, अगर अच्छी आर्टिकलशिप करनी है, ज़िंदगी में कुछ और अच्छा-सा सीखना है, करना है, तो अच्छी फर्म में जाते हैं, या तो अबव मीडियोकर फर्म जाते हैं या बिग 4 में जाते हैं। तो हम सबका डिसीजन यही हुआ। मैंने कहा चलो फिर चलते हैं अपन सब मिलके पुणे। कोई कहीं रहता था, कोई कहीं रहता था, हम सबने डिसाइड किया कि चल यार अपन तो मिलके कहाँ चलते, पुणे चलते। हम सब लोग का डिसीजन हो गया और हम सब लोग कहाँ पे आ गए, हम सब लोग आ गए पुणे। पुणे में रहने के लिए जगह भी तो चाहिए, ऐसे ही थोड़ी ना होगा। हाँ मैम, ये बात तो सही बोल रहे हो। तो हम सबने क्या किया, एक फ्लैट ले लिया। ये रहा हमारा फ्लैट, ठीक है? हम सब लोगों ने क्या ले लिया मैम, फ्लैट ले लिया। बात तो समझ में आ गई। अब क्या मैम, अब ये खाली फ्लैट दिख रहा है। अब यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, ये बोली यार मेरे को बेड के बिना तो नींद बिल्कुल नहीं आने वाली। मैंने बोला यार मेरे को टेबल बिना पढ़ाई नहीं होती, मैं नीचे बैठ के पढ़ नहीं पाती हूँ, तो मुझे प्रॉपर पोस्चर के साथ ही पढ़ना है, मुझे टेबल चाहिए। इसने बोला अरे यार मुझे एसी चाहिए, इसने कुछ बोला, इसने कुछ बोला, इसने बोला फ्रिज लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, मतलब धीरे-धीरे जब हमको समझ में आया कि भई सिर्फ़ इतने से काम नहीं चलेगा, हो सकता है हमें बहुत सारा सामान खरीदना पड़े, कुछ लोगों को टेबल चाहिए, कुछ लोगों को कुछ चाहिए, तो मैं मतलब समझो कि हमने कुछ ना कुछ, कुछ करके क्या कर लिया, सामान ले लिया। कुछ लोगों ने बोला फ्रिज चाहिए, तो ये रहा हमारा छोटू-सा क्या फ्रिज, किसी ने बोला कबर्ड चाहिए, तो ये रही हमारी क्या कबर्ड। मैम इतना सारा सामान आ गया, किसी ने बोला बेड चाहिए, तो ये रहा हमारा क्या बेड। क्या हो गया ये? अब ये जो भी सामान खरीदा, इन सब गुड्स का व्हाटएवर वी हैव परचेज्ड, इन सब गुड्स का हमने क्या किया, कॉन्ट्री किया, पैसा क्या किया, हमने कंट्रीब्यूट किया। एक साथ नहीं, एक-एक ने इंडिविजुअली कुछ नहीं खरीदा। अगर हमने अलमीरा खरीदी है, तो भी सबका पैसा लगा है। हमने फ्रिज खरीदा है, तो फ्रिज में भी क्या लगा है, सबका पैसा लगा है। इसको हम मानते हैं ये टीवी है, मान लेते हैं ना, टीवी है, तो भी सबका पैसा लगा है। टेबल वगैरह खरीदा है, इसमें भी क्या लगा है, सभी का पैसा लगा हुआ है। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस मैम, यहाँ तक बात तो समझ में आ गई कि आप लोग ने एक साथ मिलके कोई फ्लैट लिया और फ्लैट लेके आप सामान वगैरह भर रहे हो, और सामान वगैरह भी क्या कर रहे हो, एक साथ कॉन्ट्री-कॉन्ट्री खेल-खेल के आपने सारे गुड्स खरीद लिए। ठीक है, अब क्या बात ये हुई, एग्ज़ाम हो गई। हम लोग आए, करे, एग्ज़ाम दी, करी, सीए फाइनल तक पहुँचे, सीए फाइनल की एग्ज़ाम दी, और क्या हुआ, यहाँ से ये एक हमारा फ्रेंड कोई एक क्या बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। अब जैसे ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, उसने बहुत सारी जॉब वगैरह सर्च की। हाँ मैम, ये तो बात सही है, वो तो बंदा क्या करेगा, जॉब सर्च करेगा। जब ये जॉब सर्च कर रहा था, तो इसकी जॉब कहाँ लग गई मैम, इनकी जॉब लग गई बैंगलोर में। इसका मतलब ये चले जाएँगे अब। हमारे साथ अब इस फ्लैट पे नहीं रहेंगे, तो ये बंदा गया क्या, बैंगलोर, ठीक है। जब ये बैंगलोर जा रहा था, ये रहा, ये जैसे ही बैंगलोर जाने के लिए निकला, इसने पीछे मुड़ के देखा और इसने बोला यार, ये क्या बात हुई? जब हमने फ्रिज खरीदा, मेरा पैसा लगा, मैंने अलमीरा खरीदी, पैसा हमारा लगा, टीवी में मेरा पैसा लगा, टेबल में मेरा पैसा लगा, आज मैं जा रहा हूँ, तो मुझे भी तो ये सामान चाहिए।
अब सब लड़ रहे हैं, ये बोल रहा है मुझे मेरा ये सामान दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ये बोलेंगे अरे हमारा पैसा भी लगा हुआ है, ऐसे कैसे तेरे को सामान दे दें? नहीं हो सकता, हमारा भी लगा है। तो सबने आपस में लड़ाई झगड़ा किया, फिर उन्होंने बोला यार देखो, चाह के भी मैं फ्रिज का आधा हिस्सा नहीं ले जा सकता, मैं अलमीरा आधी करके नहीं ले जा सकता, इसको आधा मतलब 1/5 हिस्सा तो हो नहीं सकता। तो इसने बोला, सबने मिल बैठ के डिसाइड किया कि हम तुम्हें क्या दे देते हैं, एक काम करते हैं, कितने रुपए दे देते हैं, 10,000 रुपीज़ दे देते हैं क्योंकि तुमने देखो 2-1 साल यूज़ भी हुआ। आज जितनी भी वैल्यू है इन गुड्स की आज जितनी भी वैल्यू है उसका 1/5 हिस्सा कर देते हो और ये 1/5 हिस्सा आ रहा है 10,000। तो 10,000 रुपीज़ तुम ले लो और इन गुड्स पे जो राइट तुम्हारा भी था अब वो छोड़ दो। तो तुम जा रहे हो तो हम तुम्हें क्या करते हैं, जितना भी आज वैल्यू है ना उन गुड्स की, उसका 1/5 हिस्सा कर लेते हैं। तो वो 1/5 हिस्सा हम सब मिलके तुम्हें कैश में पे कर देते हैं। हम जब तुम्हें ये सब कैश में पे कर रहे हैं, अब तुम समझो कि ये जो राइट तुम्हारा आज तक इस सामान पे था, अब वो राइट क्या कर दिया तुमने हमको ट्रांसफर कर दिया। तो बेसिकली इस बंदे ने गुड्स ट्रांसफर नहीं किए, क्योंकि पूरे के पूरे गुड्स पे इसका राइट था ही नहीं कि वो टाइटल ट्रांसफर कर पाए। तो इसने क्या किया, 10,000 रुपीज लिए और जो इन गुड्स पे एक अनडिवाइडेड शेयर था, अनडिवाइडेड राइट था, उसे क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो इसे क्या कहते हैं मैम, इसमें कोई गुड्स तो ट्रांसफर हुए नहीं, बिल्कुल यहाँ पे कोई गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए। तो यहाँ पे फिर से मैम राइट ट्रांसफर हुआ है। जब भी राइट ट्रांसफर होता है आपने क्या सिखाया है, वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस। अंडरस्टूड? क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये था मेरा पैराग्राफ नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। अब जब आप इसको पढ़ोगे, चाहे अभी टाइटल ट्रांसफर करो, चाहे राइट्स ट्रांसफर करो गुड्स में या अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर करो, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। चाहे टाइटल ऑफ गुड्स किसी फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर हो रहा है, इसे भी हम क्या कहेंगे, टाइटल ट्रांसफर होना मीन्स सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसी के साथ मेरा पैराग्राफ नंबर 1 क्या होता है, कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आते हैं हम मैम पैराग्राफ नंबर 2 पे। पैराग्राफ नंबर 2 में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग का लीज, रेंट, टेनेंसी वगैरह देना। मतलब इन शॉर्ट आप बोल रहे हो रेंट पे दे रहे हो, आप लीज टेनेंसी पे दे रहे हो, किसको, लैंड एंड बिल्डिंग। तो मैम हम भी जानते हैं कि जब आप क्या करते हो, रेंट पे दे रहे हो, टेनेंसी पे दे रहे हो, लीज पे दे रहे हो, लाइसेंस पे दे रहे हो, इसका मतलब आपने सिर्फ राइट ट्रांसफर किया है। ये कोई टाइटल ट्रांसफर नहीं है, ये सिर्फ एक राइट ट्रांसफर है। फिर चाहे वो बिल्डिंग कमर्शियल हो, चाहे इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो, चाहे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हो, ये सारी राइट्स ट्रांसफर के एग्जाम्पल है। एंड ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ लैंड और ट्रांसफरिंग द राइट ऑफ बिल्डिंग इज सप्लाई ऑफ सर्विस। डन। अभी इसको नहीं पढ़ रही मैं 3 एंड 4 को, डायरेक्टली चलते हैं हम किस पे, 5 पे, क्योंकि यहाँ पे भी मैम वही तो लिखा है, रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वहां पे भी लिखा था लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ लिख दिया इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसा क्यों? वहां जब मैम एक बार लैंड एंड बिल्डिंग कवर की थी और लैंड एंड बिल्डिंग ही तो हमारी इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, तो यहाँ फिर से उन्होंने इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों लिखा है? तो समझो मेरी बात, उन्होंने यहाँ पे फिर से इमूवेबल प्रॉपर्टी इसलिए लिखा है क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ वाइड टर्म। लैंड एंड बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी की जब आप डेफिनेशन मेरे साथ आईटीसी चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी एक वाइड डेफिनेशन है जिसमें सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग कवर नहीं होता, इसमें बड़े बड़े मशीन्स भी कवर होते हैं जो आपके कहाँ पे अटैच्ड है, लैंड पे अटैच्ड है, लैंड में ही धसे हुए, जैसे टावर होते हैं बड़े बड़े, बहुत बड़ी-बड़ी मशीन्स होती हैं। तो यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी में वो बड़ी मशीन्स भी कवर होती है, कुछ पाइपलाइन्स होते हैं, वो पाइपलाइन्स भी कवर होते हैं, जैसे गैस एजेंसी वाले जो पाइपलाइन लगाते हैं ना ये लोग, अंडरग्राउंड पाइपलाइन जिसके थ्रू गैस आपको सप्लाई होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बेसिकली इज अ वाइड टर्म एंड लैंड एंड बिल्डिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ बोल रहे हैं कि अगर स्पेसिफिकली बोला है लैंड एंड बिल्डिंग को अगर आप लीज रेंट वगैरह पे देते हो तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी को लीज वगैरह पे दे रहे हो जैसे कि मशीन वगैरह एक्सेट्रा, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो एक टाइट आप बताओ ना, क्रक्स वही तो काम आ रहा है कि टाइटल ट्रांसफर किया, सप्लाई ऑफ गुड्स है।
लेकिन अगर आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो तो वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो क्या मेरा पैराग्राफ नंबर 2 आपको समझ में आ गया? और क्या इसी के साथ पैराग्राफ नंबर 5 का ए वाला पार्ट भी समझ में आ गया कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी रेंट पे देते हो, तो बेसिकली रेंटिंग एन इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सिर्फ राइट ट्रांसफर कर रहे हो, दैट इज व्हाट, सप्लाई ऑफ सर्विस। डन? अब मैम ये तो हम कर चुके हैं, अब भी आपने समझाया था कि किसी भी गुड्स पे आप कोई प्रोसेस करके दे रहे हो, किसी और पर्सन के गुड्स पे आपने कोई प्रोसेस की, कोई ट्रीटमेंट किया, इसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। और आपने भी ये एग्जांपल लिया था कि हमने किसी को बोला कि क्लोथ्स हमारे क्या करके दे दो, डाई करके दे दो, उन क्लोथ्स पे एम्ब्रॉयडरी करके दे दो। तो किसी और के गुड्स पे जब आप क्या करते हो, किसी और के गुड्स पे कोई ट्रीटमेंट करते हो, किसी और के गुड्स पे आप क्या करते हो, कोई सर्विस करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो मैम उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस। डन? अंडरस्टूड? अब मैम आ जाते हैं फोर्थ पे। अब 4, 5, 6 दोनों ही तीनों ही हमको अच्छे से समझने हैं। मैम फोर्थ में क्या लिखा है कि आप अगर क्या करते हो, अपनी बिजनेस असेट को ट्रांसफर करते हो। बिजनेस असेट मतलब क्या? तो याद करो शेड्यूल नंबर 1। शेड्यूल नंबर 1 में मैंने आपको बताया था परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट, और वहां बिजनेस असेट बताया था इट कुड बी अ कैपिटल गुड्स आल्सो, इट कुड बी स्टॉक इन ट्रेड आल्सो। वहां मैंने आपको बताया था कि ये कैपिटल गुड्स भी हो सकते हैं, हाँ जी बताया था मैम। वहां पे आपने ये भी बताया था कि ये क्या हो सकते हैं, आपके स्टॉक इन ट्रेड भी हो सकते हैं। तो बोल रहे हैं अगर आप अपने बिजनेस असेट को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो मैम क्लियर ही दिख रहा है ना, ट्रांसफर ऑफ असेट। जब आप असेट ट्रांसफर करते हैं तो वैसे तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही होता है, लेकिन अब उसने उसने तरीके बताए 3 तरह के कि कब ये सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा और कब ये सप्लाई ऑफ गुड्स ही रहेगा। समझते हैं? ठीक है मैम। क्या लिखा है मैम? गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस असेट, ऐसे गुड्स जो आपके बिजनेस असेट ही हैं, अगर आपने उसे ट्रांसफर या डिस्पोज कर दिया है, disposed of by or under the direction of person carrying on business, so as no longer form part of those assets। सिंपल सी बात बोल रहा है, देखो अगर आपने अपने बिजनेस असेट को या तो किसी और को ट्रांसफर कर दिया या फिर किसी और को डिस्पोज कर दिया, या तो किसी और को ट्रांसफर कर दिया या फिर उस असेट को ही डिस्पोज ऑफ कर दिया, इस तरह से डिस्पोज ऑफ किया उस पर्सन के डायरेक्शन पे जो पर्सन इस बिजनेस का ओनर है। इस तरह से आपने ट्रांसफर किया कि वो पर्सन जो पर्सन है जिसका बिजनेस है, उसने डायरेक्शन दिया इस असेट को किसी और को ट्रांसफर कर दो, या उस पर्सन ने बोला कि इस असेट को आप डिस्पोज कर दो, हमको यूज ही नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारा काम है मैन्युफैक्चरिंग करना। मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त मशीन यूज होती है। अब मैंने देखा ये मशीन में जितना भी रॉ मटेरियल डाल रही हूँ, जो मेरा फिनिश गुड्स बन रहा है ना, वो खराब ही बन रहा है, डिफेक्टिव ही बन रहा है। इसका मतलब मशीन अब अच्छे से काम नहीं कर रही। हमने सोचा चलो रिपेयर करवा लेते हैं उस मशीन को। जब हमने रिपेयर के बारे में बात की तो पता चल रहा है जितने में हम रिपेयर करवाएंगे ना, उतने में तो हम नई मशीन खरीद लेंगे। तो मैंने क्या बोला, इस मशीन को, मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस, मैंने बोला इस मशीन को डिस्पोज कर दो। तो यहाँ वही तो लिखा है, अगर कोई ऐसी बिजनेस असेट आप या तो ट्रांसफर करते हो या डिस्पोज ऑफ करते हो उस पर्सन के डायरेक्शन पे जो ये बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, तरह से कि अब ये बिज़नेस, ये जो असेट है अब इस बिज़नेस का पार्ट नहीं रहेगी। तो आपने दूर कर दिया इस असेट को या किसी और को ट्रांसफ़र कर दिया, तो मैम गुड्स का टाइटल जा चुका है अब आपके पास से। तो ये क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स। अंडरस्टूड? इसे हम क्या बोलेंगे मैम? इसे बोलेंगे हम सप्लाई ऑफ गुड्स। आते हैं हम दूसरे वाले टाइप पे। क्या बोला है? गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिज़नेस, आपके पास गुड्स हैं, जो आपके बिज़नेस के गुड्स हैं। तो गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस, ठीक है? तो गुड्स हेल्ड और यूज्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज। अगर आप इन गुड्स को प्राइवेट पर्पस के लिए यूज करते हो, या फिर यू हैव मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर एनी यूज अदर देन बिजनेस यूज, बाय बाय और अंडर द डायरेक्शन ऑफ पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस। आपकी बिजनेस असेट, जैसे मेरा ये लैपटॉप, अभी तक तो ये लैपटॉप ना सिर्फ मेरे बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। अब कल चल के मैं क्या करती हूँ, सपोज करो मैंने
सीएफए करने के लिए सोचा कि यार मुझे भी सीएफए करना है, तो करना है मतलब करना है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पर्सनल कोर्स के लिए मैं इस लैपटॉप को यूज़ कर रही हूँ। अगर आप क्या करते हो, अगर आप अपनी बिज़नेस एसेट को प्राइवेट पर्पज़ के लिए पुट डाउन करते हो या फिर किसी और पर्सन को दे रहे हो यूज़ करने के लिए और वो सामने वाला पर्सन उसे बिज़नेस पर्पज़ नहीं किसी और पर्पज़ के लिए ही यूज़ करेगा। जैसे मेरी बहन को दे दिया मैंने, कि ले यार रख ले और तू तेरे को जो भी काम है, तेरे को डिज़ाइनिंग का काम है, जो भी काम है मेरे लैपटॉप पे कर ले, मेरे आईपैड पे कर ले। तो ये भी एक तरह से क्या आपने किसी को राइट दिया है कि आप यूज़ कर लो एंड दिस राइट इज़ व्हाट सप्लाई ऑफ सर्विस। अब मैम आप बोलोगे कि ये पहचानेगी कैसे जीएसटी वाले कि मैम सपोज़ आपने ये जो आपका लैपटॉप रखा है, आज तक आप बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे। अब आप मैम इस लैपटॉप को यूज़ करने जा रहे हो प्राइवेट पर्पज़ के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट को पता कैसे चलेगा कितना प्राइवेट, कितना पर्सनल, कितना बिज़नेस, कितना प्राइवेट? क्या तुम ही बताओ ना कोई मेज़र करने का तरीका है क्या यहाँ पे? नहीं है। बट लिखा है उन्होंने कि किसी चीज़ को अगर आप प्राइवेट पर्पज़ पे लेके चले जाते हो, तो हम उसे सप्लाई ऑफ सर्विस बोलेंगे। इसे बस रीड करना है और इग्नोर करना है, इससे ज़्यादा काम का यहाँ पे नहीं है। क्योंकि जेन्युइनली आप नहीं पता कर सकते। अब मैं एक्चुअल में इस लैपटॉप को प्राइवेट पर्पज़ से भी यूज़ करती हूँ। कौन-सा जीएसटी डिपार्टमेंट आके देख पा रहा है कि मैम ने कितना प्राइवेट के लिए यूज़ किया, कितना पर्सनल के लिए यूज़ किया? ठीक है, मैं किसी और को दे भी दूँ कि चल तू अपना पर्सनल काम कर ले इसके ऊपर। कहाँ देखने जा रहे? बट प्लीज़ इसे सिर्फ रीड करो, इसमें ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं है कि मैम बताओ अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हुआ क्या तो क्या होगा? क्योंकि ये सब सब कुछ कवरेज में लेना था तो उन्होंने बता दिया कि इसे हम सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। कि एक डेफिनिशन को समझ रहे हो ना, अगर इसके वर्डिंग्स को समझ रहे हो तो किसी और पर्सन को आप दे रहे हो। और किसी और पर्सन को सिर्फ क्या कर रहे हो यूज़ करने दे रहे हो और यूज़ करने देना इस टाइटल नहीं राइट ट्रांसफर होता है। तो वो राइट ट्रांसफर इज़ जेन्युइनली सप्लाई ऑफ सर्विस। अंडरस्टूड? चलो, आगे क्या बोला है गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असेट ऑफ एनी बिज़नेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन, गुड्स दैट फॉर्म पार्ट ऑफ बिज़नेस मतलब सीधी बात बोल रहे हैं बिज़नेस एसेट की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे गुड्स जो आपके बिज़नेस का पार्ट हैं वो बिज़नेस जो कोई पर्सन कैरी आउट करता है मतलब गुड्स जो बिज़नेस का पार्ट है, अब ये बिज़नेस कैरी ऑन कर रहा है जो पर्सन, अब वो पर्सन सीज़ टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, देन इट शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम इन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिज़नेस। मैम क्या बोला कुछ तो समझ आया नहीं? इमीडिएटली बिफोर ही सीज़ टू बी अ टैक्सेबल पर्सन कुछ समझ नहीं आया और यही समझाने के लिए मुझे आपको क्या करना है इसको अच्छे से करवाना है क्योंकि दिख रहा है इस पे मैंने स्टार मार्क करके रखा है। अब मैम ये क्या है? यहाँ पे मैंने आपको बोला कि इसको मैं लेके चलती हूँ यहाँ पे, ये रहा मेरा ठीक है, 1 मिनट और दो। ठीक है? अब समझो, इसको मैं पढ़ती नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली तुमको इसका मीनिंग समझाती हूँ। मेरा एक बिज़नेस है, ये रहे हम, ठीक है? इतने उदास क्यों? देखते हैं क्यों इतने उदास हैं? हम एक रजिस्टर्ड पर्सन हैं। तुम्हें पता है रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकता है? या तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगी या कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन मतलब कुछ तो हुआ होगा। या तो मेरे बिज़नेस में मेरा थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ द टर्नओवर क्रॉस हुआ होगा या फिर ऐसा हुआ होगा कि कोई ऐसी कंडीशन आ गई होगी कि मुझे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। मैम जो भी हुआ हो बट आज का सच ये है कि ये एक रजिस्टर्ड पर्सन है। अब ये रजिस्टर्ड पर्सन कहते हैं person who ceased to be a taxable person deemed to be supplied by him in course furtherance of his business immediately before he ceased to be a taxable person। क्या बोल रहे हो मैम समझ नहीं आ रहा। देखो ये बोलता है ये जो पर्सन है ये आज तो रजिस्टर्ड पर्सन है
और रजिस्टर्ड पर्सन है, इसका मतलब ये क्या है, अभी टैक्सेबल पर्सन है। गवर्नमेंट इससे पैसा लेगी, जीएसटी लेगी, इसीलिए उसको टैक्सेबल पर्सन बोल रही है गवर्नमेंट। तो जैसे ही ये रजिस्टर्ड पर्सन आज है, सपोज कर लो मैम, क्यों ये रजिस्टर हुआ था? क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हुआ था। ये क्यों रजिस्टर्ड हुआ था? क्योंकि इसका थ्रेशोल्ड लिमिट क्या हुआ था? क्रॉस हुआ था। तो मैम जस्ट बिकॉज़ इसका थ्रेशोल्ड लिमिट पिछले साल क्रॉस हुआ था, तो क्या हुआ? इसे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया। अब मैम आगे जाके क्या हो रहा है? कभी भी देखो इसका 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ही नहीं हो रहा, बेचारा 20 लाख के ऊपर नहीं जा पा रहा, या 10 लाख या 40 लाख एज़ द केस में बी। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, देखा कि कुछ भी कर लो यार, लिमिट से बाहर अब अपन जा ही नहीं पा रहे हैं। तो ये गया कहाँ पे? गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को बोला, मेरा रजिस्ट्रेशन क्या कर दो? कैंसल कर दो। मेरा रजिस्ट्रेशन क्या कर दो? कैंसल कर दो, क्योंकि अब ये क्या है? रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, ठीक है? क्यों नहीं रहना चाहता रजिस्टर्ड पर्सन? क्योंकि थ्रेशोल्ड लिमिट अब उसकी क्रॉस ही नहीं हो रही है। तो उसने बोला कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दो, ठीक है। तो इसने क्या करवा दिया? अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करवा दिया। ये मैं सिर्फ़ तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे लिमिट क्रॉस नहीं हुई है, करी नहीं है, तो इसलिए उसने रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया। जबकि जीएसटी में ऐसा है, आपको बता के रखा है, कब-कब आप खुद जा सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल करवाना है। तो चलो मैं एक काम करती हूँ, ये लिमिट वाला पोर्शन ही हटा देती हूँ। बस ये समझो कि कुछ रीज़न था, इस बंदे ने सोचा कि अब मुझे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी कंडीशंस हैं, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको समझ में आएगी। मैं सिर्फ़ बोल रही हूँ कि इसको कुछ तो ऐसा रीज़न लगा कि अब मुझे रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसमें से एक ये हो सकता है, सपोज़ करो, रजिस्ट्रेशन लेना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब भी आप इंटर-स्टेट सप्लाई करते हो ना, इंटर-स्टेट सप्लाई मतलब दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हो, तो आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। अब इसने क्यों रजिस्ट्रेशन कैंसल करवाया? क्योंकि अब इसको पता है कि आज के बाद ये कोई इंटरस्टेट सप्लाई करने वाला नहीं है, दूसरे स्टेट में ये कोई सप्लाई नहीं करेगा। तो इसने बोला मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दो। गवर्नमेंट ने इसका रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दिया। अब जैसे ही इसका रजिस्ट्रेशन कैंसल हुआ, ये था टैक्सेबल पर्सन, बट नाउ ही सीज़ टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। ये टैक्सेबल पर्सन था, बट नाउ ही सीज टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन कैंसल हो गया, वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है। ठीक है मैम, ये समझ में आ गया। गवर्नमेंट ने क्या किया, बोला देखो नाउ यू आर नॉट अ टैक्सेबल पर्सन, बट जब तुम रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाते हो ना, तो तुमको जितना भी तुम्हारा क्या है, इस बार का जो तुमने क्या किया है, सेल्स किया है, इस सेल्स के ऊपर क्या देना पड़ता है? जीएसटी पे करना पड़ता है। जो भी सेल्स वगैरह उसके ऊपर तुमको क्या करना पड़ता है? जीएसटी पे करना पड़ता है। या और साथ ही साथ जो तुम्हारे पास स्टॉक इन ट्रेड है, इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ कैंसलेशन, जिस दिन तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो ना कि मेरा जीएसटी का ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दो, उस दिन तक तुम्हारे पास जितना भी स्टॉक इन ट्रेड है, जितना भी फिनिश गुड्स है, जितना भी तुम्हारे पास क्या है, रॉ मटेरियल है, उसके पूरा डिटेल देनी होती है, और तुम्हें टैक्स पे करना पड़ता है उस दिन तक का। अभी शॉर्ट में ये समझो कि उस दिन तक का तुम्हें टैक्स पे करना पड़ता है। तो ये वही बोल रहे हैं कि जब भी एक पर्सन जो टैक्सेबल पर्सन था, बट अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, वो अगर क्या करता है, अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करा रहा है, या कोई और रीज़न है जिसके कारण अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, तो जो गुड्स अभी भी उसके बिज़नेस का पार्ट हैं, जो गुड्स अभी भी उसके बिज़नेस का पार्ट हैं, तो उसके टैक्सेबल पर्सन सीज़ होने से पहले जितना भी गुड्स उसके पास रखा है, वो क्या माना जाएगा कि ये गुड्स को एक्चुअल में उसने क्या कर दिया है, सप्लाई कर दिया। क्यों मान लिया ऐसा मैम कि सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया? तभी तो गवर्नमेंट इमीडिएटली बिफोर द डेट ऑफ कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, जिस दिन आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, सॉरी, जिस दिन आप कैंसलेशन रिक्वेस्ट कर रहे हो, उस दिन जितना भी आपके पास स्टॉक है, उस पे क्या ले लेती है? जिस पे अब तक टैक्स नहीं लगा, उस पे टैक्स ले लेती है। बट मैम टैक्स तो तभी ले सकते हैं ना जब सप्लाई माना जाएगा। तो वो खुद ही बोल रहे हैं ना कि इमीडिएटली बिफोर सीज़ टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, जो भी आपके पास क्या है, गुड्स हैं, वो मान लिया जाएगा कि आपने सप्लाई किए हैं। नहीं भी किए अभी सप्लाई ना, लो मान लिया हमने कि आपने सप्लाई किया है, क्योंकि गवर्नमेंट को आपके टैक्सेबल पर्सन नहीं होने से पहले, मतलब आप सीज़ हो जाओगे कि अब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं रहोगे, उससे पहले आपसे रिकवरी कर लेनी है, वो सारा जीएसटी रिकवर कर लेंगे आप। तो इस पॉइंट के लिए उन्होंने क्या बोला है
इस पॉइंट के लिए उन्होंने बोला है कि ए रजिस्टर्ड पर्सन, अगर तुम अब रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होने वाले हो, क्योंकि तुम अपना रजिस्ट्रेशन कैंसल करा रहे हो, तो तुम्हारा जब तुम रिक्वेस्ट करते हो कि मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसल कर दो, ठीक है? तो एक रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कुछ डेट दी है कि उस डेट तक का जितना भी आपके पास स्टॉक है ना, उसकी डिटेल दे दो हमको, ठीक है? तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल होगा, उससे जस्ट इमीडिएट पहले आपके पास जितना भी स्टॉक पड़ा है, जिस पे आज तक आपका जीएसटी नहीं लगा है, हम मान लेंगे कि इस गुड्स को डीम्ड है ना, कि हम मान लेंगे कि ये गुड्स आपने सप्लाई किए हैं, ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स पे जीएसटी लगा देंगे। अंडरस्टूड दैट? आया समझ में? बट अब ये तो समझ में आया मैम, लेकिन इसका उसने एक एक्सेप्शन भी दिया है, और वो एक्सेप्शन अब समझ में आएगा अगर आपको ये समझ में आएगा। मैम क्या एक्सेप्शन है? वो बोलते हैं कि अगर आप अपने बिज़नेस को एज़ अ गोइंग कंसर्न किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, आपका एक बिज़नेस है, आपने सपोज़ करो बिज़नेस बंद कर दिया, इसलिए भी हो सकता है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एक रीज़न ये भी ना है कि मेरा बिज़नेस जो है, मैंने मेरा बिज़नेस ही बंद कर दिया है, तो आई डू नॉट नीड दैट रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपने आपका बिज़नेस बंद कर दिया है, यू क्लोज़्ड योर बिज़नेस, तो यू डू नॉट नीड एनी रजिस्ट्रेशन। तो बोलता है कि देखो, अगर आप ये बिज़नेस किसी को ट्रांसफ़र करते हो एज़ अ गोइंग कंसर्न, आप क्या कर रहे हो, ये जो बिज़नेस है, किसी को ट्रांसफ़र करते हो एज़ अ गोइंग कंसर्न, तो कर दो ट्रांसफ़र, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तब हम बोलेंगे कि ये जो हम बोल रहे हैं ना, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, हम बोलेंगे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। मैम ऐसा कैसे, कि तब आप बोलोगे कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है, ऐसा कैसे हो जाएगा? तो समझो, उसने बोला है कि मैम देखो, पहले वाला जो आपने केस बताया, अभी हमको जो आप समझा रहे थे, इस केस में क्या था कि ये जो पर्सन है, कहाँ चला गया मेरा केस? 1 सेकंड हाँ, कुछ तो टेक्निकल ग्लिच हुआ है, तो देखती हूँ, वो तो मैं रिज़ॉल्व करती हूँ। लेकिन हाँ, अभी हम जो कर रहे थे ना, वो क्या था कि मैम आपने भी हमें समझाया था कि अगर ये जो बिज़नेस है, इस बिज़नेस को आप क्या करते हो, एज़ अ गोइंग कंसर्न ट्रांसफ़र कर देते हो। बिज़नेस को आप क्या करते हो, एज़ अ गोइंग कंसर्न अगर आप क्या करते हो, ट्रांसफ़र करते हो। मुझे ना प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है इसमें? जो पेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है, वो स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। तो गिव सम टाइम, हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में ही। तो यहाँ तक हमारा अभी शेड्यूल नंबर 2 कंप्लीट हुआ है, एंड शेड्यूल नंबर 2 का सिर्फ हमारा अब क्या बचा है, 5 और 6, जो हार्डली 15-20 मिनट्स का और है, इसको खत्म करने के बाद। तो हम नेक्स्ट पार्ट अभी लेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में ही क्या करेंगे, कंपोजिट सप्लाई, टाइप्स ऑफ सप्लाई, और शेड्यूल नंबर 2 का क्या कर लेंगे, हम कवरेज ले लेंगे। ठीक है? तो लेट मी सॉल्व दिस ग्लिच, और ये जैसे ही सॉल्व होता है, पार्ट 2 अभी आपको मिल जाएगा। ओके।